नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के डेली सीरीज और आज का डेट है 31 मार्च 2023। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लाइव सेशन। आई होप एवरीवन इज लाइव नाउ एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग इट। सो एनीवेज, चलो करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट पीडीएफ लिंक जो रहने वाला है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। वहां पर जाकर उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे आज का न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग चार एरियाज। चार एरियाज के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि फ्रेश सोशियो इकोनॉमिक सर्वे असम के चार एरियाज में कंडक्ट किया जाएगा और इसीलिए वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस चीज को प्रपोज किया था दैट क्यों ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेटा इन चार एरिया से लिया जाए। तो सवाल होता है चार एरियाज है क्या? दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में सैंड बार्स पढ़ा है, वही है चार एरियाज। बेसिकली अगर आप गूगल मैप में भी जाओगे ना एंड इफ यू सी द path through which the Brahmaputra is flowing, then you will observe one thing. What is that thing? Say for example, this is the flow of Brahmaputra, right? तो ब्रह्मपुत्र के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स आपको बनते हुए दिखते हैं, राइट? क्या होता है ना, ब्रह्मपुत्र के पास इतना ज्यादा सेडिमेंट्स है दैट वो सारे सेडिमेंट्स को जो है बे ऑफ बंगाल तक तो नहीं ले जा सकता, बल्कि ऑन द वे वो अपने सेडिमेंट्स को जो है ना डिपॉजिट करते रहता है। इसीलिए कुछ कुछ आइलैंड्स बन जाता है, राइट? एंड दोज आर द शार एरियाज। कुछ कुछ जो शार एरियाज में अभी ह्यूमन हैबिटेशंस भी रहती हैं जो क्या रिवर बैंक्स के अलोंग में सिचुएटेड होती है, राइट? सो यस, जैसे कि आप देख रहे हो, यस दीज आर द रिवर बैंक शार एरियाज व्हिच आर देयर, राइट? सो अब ये क्या है, वही चीज इसका डेफिनेशन दिया हुआ है दैट व्हाट आर दे आर द ट्रैक ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर्स। ठीक है, मैंने बोला ना दीज आर द ट्रैक ऑफ लैंड व्हिच आर सराउंडेड, चारों तरफ से तो वाटर ही है ना? इट यूजुअली मींस एनी एक्रिएशन ऑफ रिवर कोर्स। मतलब एक्रिएशन किस चीज का होता है? सेडिमेंट्स का ही होता है अलोंग द रिवर कोर्स या फिर अलोंग द एस्टुरीज, है ना? एंड दीज एरिया इमर्ज एंड सबमर्ज इन लार्ज रिवर बेड। जी हाँ, ये क्या होता है ना दैट कभी भी देखो, अभी जैसे दिसंबर जनवरी का अगर जब भी महीना चलता है तब क्या होता है, पानी का लेवल रिस्पेक्टिवली कम होता है। बट अभी सोचो प्री मानसून सीजन आ रहा है, तब क्या होगा? तब तो पानी का लेवल सीधा ऊपर चला जाएगा ना, तो ये चार एरियाज भी बहुत हद तक डूब जाती है, राइट? तो चलो, ये तो था चार एरियाज के रिलेटेड जो कि हम लोगों ने आज के सेशंस में डिस्कस किया। नेक्स्ट, टू हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर गुवाहाटी में और जोरहाट में बनाया जाएगा और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया गया है, राइट? देखो, गुवाहाटी में जो सेटअप किया जाएगा उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया विद अभिनव फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और जोरहाट में जो ये हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा उसके लिए एमओयू साइन किया गया विद इंडियन ऑयल लिमिटेड एंड लुमानीगर रिफाइनरी लिमिटेड। और कहा जा रहा है ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है इट विल कॉस्ट अराउंड 24 करोड़, अराउंड आई एम टेकिंग, राइट? एंड एडिशनल ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो लगने वाले हैं इसमें वो अराउंड 2.5 करोड़ का लगने वाला है। तो याद जरूर रखिएगा दैट ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है कहां पर सेटअप होने वाला है आने वाले समय में, राइट? सो या नेक्स्ट न्यूज इज अगेन taken from माफ कीजिएगा गाइस, यस अगेन टेकन फ्रॉम असम ट्रिब्यून ओनली। सो ये है एड टू टी गार्डन्स। देखो, बेसिकली असम गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया है अराउंड 64 करोड़ टू 370 टी गार्डन्स अंडर द असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। सो ये असम टी इंडस्ट्री स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के अंडर बहुत सारे पैसे डिस्बर्स किए गए। उसके एम क्या क्या है मेन, वो तो पहले हम लोग समझते हैं। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो टी इंडस्ट्री को जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था ना, उस नेगेटिव इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये इंसेंटिवाइजेशन स्कीम लाया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा, राइट? सो टी इंडस्ट्री अगर देखो क्यों लाया गया था, क्यों इतना इंपॉर्टेंस मिलता है टी इंडस्ट्री को, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री अपने आप में देख लीजिएगा असम के ग्रॉस एक्सपोर्ट वैल्यू का 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी का है, राइट? इनफैक्ट टी इंडस्ट्री प्रोवाइड ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 1 मिलियन पीपल। इतने लोग तो इससे डायरेक्टली आसाम में जुड़े हुए हैं, है ना? इनफैक्ट
इस स्कीम के अंडर जो प्रोविजंस बहुत सारे अलग अलग है, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दिया जाएगा ऑफ 3% ऑन द वर्किंग कैपिटल लोन टू द टी गार्डन्स, है ना। यही क्यों अगर आप ऑर्थोडॉक्स ट्री को या फिर कर्ल ट्री, कर्ल जो टी वैरायटीज है, क्रश टी, टियर कर्ल टी वैरायटीज, है ना, उनके प्रमोशन के लिए भी फंड मुहैया करवाए जाएंगे। यही नहीं, इन फंड्स का इस्तेमाल जो टी गार्डन्स में रोड्स का मेंटेनेंस करने के लिए, है ना, मॉडल स्कूल्स टी गार्डन में, जिससे एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज किया जा सके, टी गार्डन्स के जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो लोग के, है ना, वो यही क्यों इस्टेब्लिश किया जाएगा 24 कॉलेजेस। इस सारे प्रोविजंस बेसिकली असम ट्रिब्यून में दिए हुए से, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट we will be here talking about न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको फाइनली लॉन्च किया गया है, राइट। और 5 सालों में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंडर में इसका जो है प्रॉपर टारगेट्स को अचीव करने की भी बात की जा रही है। तो सवाल है टारगेट्स है क्या? टारगेट्स है दैट ऐसे नॉन लिटरेट्स जो क्या 15 साल से या फिर 15 साल से अबव है, जिसके अराउंड बोला जा रहा है 5 करोड़ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या इस एज ग्रुप में गिरने वाला है, और मतलब बच्चे एंड एडल्ट्स ऑफ कोर्स। सो उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले 5 साल में, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया। कंपोनेंट्स क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उनको सिखाया जाएगा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स उनको सिखाया जाएगा, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यही क्यों बेसिक एजुकेशन और कैसे एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके, इन सब के बारे में चीजें उन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा? बाय डूइंग डोर टू डोर सर्वेज ऑन मोबाइल ऐप, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन थ्रू मोबाइल ऐप। तो ये सब सोर्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। और इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या होंगी? देखो, टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो है ऑफ कोर्स वॉलंटियरिज्म के थ्रू ही हो सकता है। ऑफ कोर्स एक लेवल के ज्यादा पास सरकार के पास भी तो पैसे नहीं है। टेक्नोलॉजी बेस्ड और प्रीडोमिनेटली ऑनलाइन ही जो है क्लासेस पेडागॉजी, जो टीचिंग पेडागॉजी जो है वो चलती है। जैसे ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, राइट। तो ये क्या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही तो आपको एजुकेशन मिल रहा है। क्या आप इस करंट अफेयर एनालिसिस के एजुकेशन के लिए भद्रा आईएएस के ऑफलाइन सेंटर आ रहे हो? अभी तो नहीं आ रहा, मतलब आप घर में बैठे बैठे ये चीज एक्सेस हो पा रहा है, राइट। सो वैसे ही यहां पर भी इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और टीचिंग मटेरियल्स की अगर बात करें तो देखो, टीचिंग मटेरियल जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म जो कि एनसीईआरटी का है उसके थ्रू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो क्या इसके अधीन है। नेक्स्ट हम लोग गाइस बात करेंगे यहां पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिलेटेड, राइट। तो आपको पता ही है G20 समिट अभी इंडिया होस्ट करने वाला है, राइट। सो यस, इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंडर एंड 11 मेंबर G20 एक्सपर्ट ग्रुप जो है सेटअप किया गया है, जो क्या काम करेगी, दैट कैसे जो हमारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ना, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है? जैसे यही सब तो बैंक है भाई, हमारा वर्ल्ड बैंक है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब क्या है? ये सब तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक ही है। बट अभी जो G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला हुआ है, उस प्रेसिडेंसी के अंडर में इंडिया ने एक 11 मेंबर का G20 एक्सपर्ट ग्रुप की संगठना की है, जो क्या इसके इसके रिलेटेड काम करेगी। सो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती है? जैसे यही सारे बैंक्स है ना, वर्ल्ड बैंक उसमें आ गया, राइट। सो ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो है। वर्ल्ड बैंक क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो है, राइट। ये अब देखिए ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक क्या है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, जो क्या एस्टेब्लिश की जाती है बाय मल्टीपल मेंबर कंट्रीज, और दे फॉल अंडर द इंटरनेशनल लॉज, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक, राइट। इनका फोकस एरिया क्या होता है? इनका फोकस एरिया यही होता है दैट कैसे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में काम करे, जैसे क्लाइमेटिक फाइनेंस हम लोग मुहैया करवा सके, कैसे क्रिटिकल देयर रोल, how their role becomes critical for developing the least development countries to make a smooth transition to lower carbon emissions without compromising on growth, right. So these are the sector on which this will actually be working. Now अगर ऑब्जेक्टिव देखिएगा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, वो क्या क्या है? वो है स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। यही क्यों प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, दीज आर द एम ऑफ these institutions। और बट कुछ इश्यूज है इसमें, राइट। इन इश्यूज को मद्देनजर देखते हुए भी इस कमिटी का रिसेंटली गठन किया गया है। वो इश्यूज क्या क्या है? देखो,
बोला जाता है, एलिगेशंस लगते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर, दैट ये डेवलपमेंट बैंक जो ज्यादातर डोमिनेटेड है भाई वेस्टर्न वर्ल्ड। आप देख लो ना, वर्ल्ड बैंक देख लो, यूएसए के द्वारा डोमिनेटेड है। आईएमएफ देख लो, यूरोपियन यूनियन के द्वारा डोमिनेटेड है। एशिया डेवलपमेंट बैंक देख लो, जापान के द्वारा डोमिनेटेड है। एंड दे इंपोज कंडीशनैलिटीज इन लोन्स, बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। इनफैक्ट इनके लोन में बहुत समय ऐसा बोला जाता है दैट देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज वेल, और इसीलिए इस चीज को रेज किया जा रहा है। नेक्स्ट गाइस, वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट गामा रे बर्स्ट। डाउन टू अर्थ से ये न्यूज लिया गया है। अब न्यूज में क्या था, एस्ट्रोनॉमर ने रिकॉर्ड किया था ब्राइटेस्ट गामा रे रेडिएशंस एवर इन अक्टूबर 2022, राइट, जिसके कारण अर्थ में रेडियो सिग्नल्स में भारी डिस्ट्रप्शंस देखा गया था। और क्योंकि क्या हुआ था ना, दैट ये जो सिग्नल्स है अर्थ के भीतर घुस गए थे, जिसके अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स है उसकी भी काम करना बंद कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। सो गामा रे बर्स्ट आए दिन मैं हर साल इसको एनालाइज करता हूं, मुझे पता है पिछले साल भी 2-3 बार दिस वाज सीन इन न्यूज। और क्या पता है मेन टॉपिक क्या था, दैट ऐसा गामा रे बर्स्ट दिखा है जो कि अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट है। यहां पर भी तो वही दिख रहा है, देखो ना, एस्ट्रोनॉमर रिकॉर्डेड द ब्राइटेस्ट गामा रे बर्स्ट। ये एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं जो जहां पे बहुत ही ज्यादा ब्राइट आपको क्या बोलते हैं रोशनियां निकलती है, राइट। नो, ये कहां से निकलती है, देखो यहां पे बोला भी गया है, इसका डेफिनेशन भी दिया है, दीज आर द ब्राइट एंड पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ गामा रेज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट है। आप बताओ ना, आपने शायद क्लास 11-12 में पढ़ा था ना, GXUVIMR, याद आ रहा है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, है ना, यही सब तो पढ़ा था, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। सो उसमें भी देखिएगा गामा रेज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा भयानक था क्या, नहीं, एनर्जी, है ना। और तो वही चीज बोला, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट, कोई शक है यहां पर, राइट। यहां पे साइंस का भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिया, ओके। अब ज्यादातर गामा रेज, ये होता क्या है, एनर्जीज कहां से रिलीज होती है, देखो बेसिकली जब मैसिव स्टार कोलैप्स करता है ना ब्लैक होल्स में, तब बेसिकली ये एनर्जीज रिलीज होता है। और इसके सिग्निफिकेंस भी है, दैट इज, अगर इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से स्टडी करें, कहा जाता है दैट पास्ट में हमारा अर्थ या फिर हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा, उसके एक बहुत हद तक इनसाइट्स हमें मिल सकता है ऑफ द अर्ली यूनिवर्स एंड द प्रोसेसेस जिसके तहत कैसे इन एक्सप्लोजंस बेसिकली कैरी आउट हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यहां पे 2 लेक्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो है वेम्बानद लेक और एक है अष्टामुडी लेक। क्यों न्यूज में, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पेनल्टी इंपोज किया 10 करोड़ रुपया का ओवर द केरला गवर्नमेंट, क्योंकि केरला गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट दिस 2 लेक्स, एंड दीज 2 लेक्स आर व्हाट, रामसार वेटलैंड साइट्स। तो सवाल होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दैट वेम्बानद लेक एंड अष्टामुडी लेक का लोकेशन क्या है। देखो ये तो आपको दिख रहा है ना गाइस, दिस इज केरला, है ना, ओके। अब केरला में देखना, इस वाले पोजीशन में यहां पर है वेम्बानद लेक और ये वाला जो है ये है अष्टामुडी लेक, या फिर अगर मैं बोलूं यस दिस इज वेम्बानद लेक, देख रहे हो, एंड दिस इज अष्टामुडी लेक, राइट, दिख रहा है ये दोनों लेक्स क्लियरली, राइट। सो यस दीज आर 2 लेक्स जिसके बारे में यहां पर चर्चा किया जा रहा है। नाउ अब अगर इसके फीच मतलब वेम्बानद लेक और अष्टामुडी लेक्स के अगर साइजेस देखें तो यस केरला का लार्जेस्ट लेक है, याद रखिएगा। यही क्यों, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक भी इसी को मिला हुआ है। जी हां, आप देखो ना कितना लंबा लेक है, देख रहे हो ये लेक, देखो कितना लंबा है ना। तो यस इट हैज गॉट द टैग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक। अष्टामुडी लेक की अगर बात करें तो यस वेम्बानद लेक के बाद इसकी सेकंड लार्जेस्ट है केरला में, याद रखिएगा। नेम, इसका अलग नाम भी है, कोची लेक जैसे पुन्नामदा लेक, है ना। और ये जो अष्टामुडी लेक है ना, ये अष्टामुडी क्याल भी इसको बोला जाता है। इसको अष्टामुडी का मतलब पता है क्या होता है, 8 ब्रेड्स या फिर 8 ब्रांचेस इन लोकल मलयालम लैंग्वेज, इसलिए इसको अष्टामुडी बोला जाता है, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर, देखो यहां पे जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है ना,
वो होता है, और ये एक रामसार, दोनों ही तो रामसर साइट्स है, बट साथ ही साथ नेहरू बोट ट्रोपिंग रिज होता है, वो लंबा लंबा नाव नहीं होता है जिसको स्नेक बोट बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो वो सब जो आई मीन कॉम्पिटिशन जो होता है वो वेम्बानाथ लेक में ही होता है। यही क्यों, अगर अष्टामुडी लेक में लीजिएगा, वहां पर भी हाउस बोट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, बैक वाटर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, बैक वाटर रिजॉर्ट जो होता है, राइट। यही क्यों रामसर वेटलैंड साइट भी है, ये दोनों ही है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, रामसर साइट अगर देख लीजिएगा तो ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, सुंदरबन के बाद, सुंदरबन सबसे बड़ा है, एंड ये भी तो रामसर साइट है, ये तो हमें पता ही है। यूनिक फीचर अगर देख लीजिएगा तो ये सब खुद से पढ़ लो यार, ये क्या मैं बताऊं, ये सब आई मीन दीज टू फीचर्स आर समथिंग व्हिच यू नीड टू रीड इट बाय योरसेल्फ। मेन जो चीज था ये सब हम लोगों ने देखा, राइट। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेशन बिलो, वहां पर तो दिया ही हुआ, वहां पर जाकर देख लेना, पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफिंडेक्स 2023 ये सेकेंड एडिशन था, 10 डे का अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिंडेक्स, विच हैज स्टार्टेड इन पुणे, राइट। तो इसका मेन एम क्या है पता है, ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस और यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर द मेन टू एम्स ऑफ दिस, राइट। सो अल्टीमेटली किन किन के बीच में हो रहा है, आप देख रहे हो, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जहां पर अफ्रीका और इंडिया की मिलिट्रीज जो है रीजनल यूनिटी के लिए काम करेगी, मतलब बेसिकली इस आइडिया को प्रमोट करेगी, जिसको हम लोग अमरुद भी कहते हैं। नेक्स्ट, यही नहीं, इंप्रूव होगा कोऑर्डिनेशन इन यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स बिटवीन द मिलिट्री ऑफ दीज टू रीजन्स। यही क्यों, डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स भी हैं इस एक्सरसाइजेस के, इस रिलेशंस के, बेसिकली इंडिया और अफ्रीका के मिलिट्रीज के बीच का। पहला एडिशन अगर देख लीजिएगा, इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें गांधीनगर डिक्लेरेशन किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर डिक्लेरेशन, व्हाट डज इट मीन, इट इज टू इनहांस द कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द टू नेशंस, राइट। यही क्यों, इंडिया इज अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें मॉरिशस में सबसे ज्यादा हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद सेशल्स। यही क्यों, ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी है सागर का, दैट इज सागर मतलब पता है ना आपको क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। तो उसका भी हम लोग आइडिया जो है वो प्रमोट तो कर ही रहे हैं इसके साथ साथ, बट साथ ही साथ हमारा जो एम है, हमारा जो एक आइडियल है इंडिया का, वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज फैमिली। वर्ल्ड इज फैमिली मतलब क्या, फैमिली के लोग एक साथ काम करने चाहिए, राइट। तो हम अफ्रीकन कंट्रीज को भी तो अपनी फैमिली मान रहे हैं, राइट। सो इट इज अफ्रीका, उनको भी रेसिप्रोकेट वैसे ही करना चाहिए, और दे शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों ये खत्म होता है। अब एमसीक्यूज में आ जाते हैं। कल एमसीक्यू कुछ कुछ पूछा गया था, राइट। पहला एमसीक्यू तो रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा इजी था, है ना, जहां पे मतलब कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट जो था वो किस मिनिस्ट्री के अंडर था, तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी था, इसमें बहुत जनों ने आंसर भी नहीं दिया था, मुझे पता है। आज का क्वेश्चन वैसे आंसर जरूर दीजिएगा। एनीवेज, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था, इनकरेक्ट पहले तो पूछा गया था, ये देखिए, है ना। और ये क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट देखो, ओनली, ये तो इनकरेक्ट था, सोलर पावर ही नहीं भाई, रिन्यूएबल, सबसे रिन्यूएबल से होता था, राइट। दूसरा वाला 8% ऑफ ग्लोबली, बाप रे बाप, इतना नहीं रे बाबा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन इतना नहीं करता है, 0.04 ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था ना, है ना। सो उतना करता है भाई, ये तो इतना ज्यादा कहां से हो गया, राइट। तो ऑफ कोर्स ये भी गलत है, दोनों तो गलत हुआ, ऊपर से आपको यहां पर भी इनकरेक्ट पूछ रहा है टेक्निकली, राइट। तो अगर यहां पे करेक्ट पूछता, सोचो यहां पे करेक्ट पूछता, देन द आंसर वुड हैव बीन डी, बट यहां पे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए द आंसर इज सी। इज इट क्लियर नाउ? चलो अब आज का क्वेश्चन है, सबको आंसर दीजिएगा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली लॉन्च न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और दिस प्रोग्राम टारगेट्स ऑल नॉन लिटरेट्स एजेड 15 years and above. Choose the incorrect statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा. We'll be waiting for your answer to come. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion. Thank you.